बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है, ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। दो लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानिद गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लूंगा, आज रात जंगल की परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा ना हो कि वो जंगल की परी हमें जादुई हीटर दे ही ना और हम ठंड से मर जाएं। देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं मर जाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे ठंड से। कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है, क्या तुम भी एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। कौवे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? ना ना, माँ ने कहा था कि कभी किसी को तंग ना करना बेटा। तो फिर ये लो, ये हीटर जादुई है, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो जादुई हीटर लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, ले आया, मैं भी जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं ऐसे रोया, मैं ऐसे रोया। मैंने अच्छे से नाटक किया और उस परी ने मुझे भी ये जादुई हीटर दे दिया। कालू जी, अब जल्दी से इसे चलाओ। फिर कालू उस हीटर के बटन को ऑन करता है, मगर उस हीटर में से तो ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या गौरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू, इस हीटर को जल्दी से बंद कर दो, मैं मर जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा है। मैं जादुई हीटर जरूर हूँ, मगर कौवा याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वो कांप कांप कर रात गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लकड़ियाँ भी गीली कर ली थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पुराने जमाने की बात है, दूर किसी जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में फलदार पेड़ लगाए हुए थे, जिससे उन्हें भोजन की कोई भी चिंता न होती। तोते का अमरूद का पेड़ हरा भरा था और उस पर बड़े बड़े मीठे अमरूद लगे हुए थे। कबूतर चाचा तो बहुत मेहनती था, उसने तो अपने लिए तरबूज की बेलें लगाई हुई थीं। पड़ोसी चिड़िया का आमों का पेड़ एक विशाल पेड़ था जो आमों से भरा हुआ था। ऐसे सब पक्षी बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे, जो बहुत आलसी थे और निकम्मे थे। उन्होंने अपने घर के पास आम का पेड़ तो लगाया हुआ था, मगर वो सेवा न करते, वो पेड़ सूख गया था। आज कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, अब कोई भी पक्षी हमें भोजन नहीं देता क्योंकि हम आलसी हैं। तुम जाओ और मेरी माँ से कुछ भोजन ले आओ। 2 रोटियां बनाकर मुझे बांधो, अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो खा लूंगा। मुझे पता है तुम भूखे पेड़ कहाँ उड़ सकते हो। मैंने रोटियां पकाकर इस कपड़े में बांध दी हैं, अब तुम जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से रोटी पकड़ता है और घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए कौवे का ध्यान तो बार बार रोटी की तरफ जा रहा था। भूख भी लगी है, मैं पहले इस पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेता हूँ और फिर बाद में बाकी का सफर करूँगा। ये सोचकर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अभी रोटी खाना शुरू ही करता है कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। कौवे बेटा, मैं इस सूखे पेड़ के तने में रहती हूँ, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कौवा था तो बहुत लालची, मगर उसके पास 2 रोटियां थी। वो उनमें से एक रोटी बूढ़ी फाख्ता को दे देता है।
लो बूढ़ी माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां हैं, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। बूढ़ी फाख्ता कव्वे से रोटी लेकर खा लेती है। तुम बहुत अच्छे कव्वे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ बेटा, बताओ क्या मांगना चाहते हो? ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है। सच? क्या सच में माँ जी? हाँ कव्वे बेटा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो माँ जी, मेरे घर के पास एक आमों का पेड़ है, वो सूखा हुआ है, आप उसे हरा कर दें और उस पर मीठे मीठे आम भी लग जाएं। जाओ कव्वे बेटा, तुम घर जाओ। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहले तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से घर वापस उड़ता है। दूर से ही कौवा अपना सूखा हुआ पेड़ हरा भरा देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। हाय मैं मर गई कालू जी, ये हमारा पेड़ कैसे हरा भरा हो गया और इस पर तो मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैंने उस बूढ़ी माँ जी को एक रोटी दी और उसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अब तो खुश होना, हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब तो हम मजे मजे से मीठे मीठे आम खाएंगे। रात को गोरी अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो गोरी कालू से कहती है, पति जी एक बात कहूँ? कहो कहो गोरी, क्या बात है? ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी फाख्ता हमें एक नया और बड़ा घर भी दे दे? इसके लिए तो कल मुझे फिर रोटी लेकर जाना होगा उसी जगह पर। मैं भी कालू जी, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी एक रोटी बनाती है और वो पति पत्नी रोटी लेकर घर से निकलते हैं। गोरी और कालू कलवाली उसी जगह पहुंच जाते हैं। कालू रोटी कपड़े से निकाल कर रखता है और आवाज देता है, बूढ़ी माँ जी आए और रोटी खा लें। कालू जी क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने वाले पेड़ के तने में रहती है वो बूढ़ी माँ जी, वो मेरी आवाज सुनकर जरूर आएगी। फिर उसी पेड़ के तने में से वो बूढ़ी फाख्ता निकल कर आती है। कव्वे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी आप खाकर तो देखें, आज मैंने देसी घी वाला पराठा बनाया है आपके लिए। फिर कव्वे के कहने पर वो बूढ़ी फाख्ता रोटी खा लेती है। बोल बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गोरी दिल ही दिल में ऐसा कहती है, कव्वे और कव्वी, मैं एक रोटी के बदले सब पक्षियों की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? घर, नया घर बना दे हमारे लिए, ऐसा घर जिसे देखकर सब पक्षी हैरान हो जाए, मेरे मैके वाले भी खुश हो जाए मेरा घर देखकर। गोरी ऐसे एक ही सांस में सब कहती है। आप वापस जाओ, आपके जाने से पहले पहले नया घर बन जाएगा। ये सुनकर कौवा और कव्वी बहुत खुश होते हैं और वो वापस उड़ते हैं। उनका घर नया बन चुका था, जिसे देखकर कौवा और कव्वी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता कव्वी और कव्वी का नया घर देखने आते हैं। कालू और गोरी, ये कैसे आपने नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से बनवाया है ये नया घर। कालू, अगर इतने ही पैसे थे तुम्हारे पास तो मेरा उधार ही चुका देते। कालू चुप रहता है मगर गोरी बोलती है, ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। अब हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लुटा देंगे तुम्हारे पैसे भी। और मोटी चोंच वाले तोते, अपनी चोंच बंद ही रखना, कहीं नजर ना लगा देना मेरे घर को। सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कव्वी नए घर में चले जाते हैं। गोरी कव्वी तो नए घर में कभी इधर तो कभी उधर बैठ रही थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर खुश हो जाएगी। मत भूलो गोरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर काले कौवे हो। अब मेरी एक और बात मान लेना। बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है?
कल हम फिर एक रोटी लेकर जाएंगे और बूढ़ी माँ से मेरे लिए सोने के गहने लेंगे। कालू चुप रहता है। दूसरे दिन गोरी सुबह सवेरे ही कालू को उठा लेती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने रोटी बना ली है, चलो मेरे साथ चलो। रोटी लेकर कौवे फिर से उड़ते हैं। उसी जगह पहुंचकर कालू और गोरी बूढ़ी माँ को बुलाते हैं। माँ जी, जल्दी से आ जाए, आज मैं आपके लिए आलू वाला पराठा लाई हूँ। नहीं कवि बेटी, आज मैं तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पूरी कर सकती क्योंकि अब मेरी शक्ति खत्म हो गई है। ये सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। बेटी, ये पराठा तुम मुझे दे दो, मैं इसे किसी गरीब पक्षी को दे दूंगी और तुम मुझे बुखार की दवा ला दो। ये कहकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के तने में चली जाती है। बुढ़िया कहेंगी, चल कालू घर चलें, अब हमें इस बुढ़िया से क्या लेना देना। फिर वो वापस घर आते हैं। मगर जब वो वापस आते हैं तो उनका पेड़ भी सूख चुका था और घर भी टूट चुका था। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, सब चला गया, जो आया था सब चला गया। वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। लालची और खुदगर्ज पक्षियों का यही अंजाम होता है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। कौवा और कौवी रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करो क्योंकि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है। आपका धन्यवाद।